हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज सबसे बड़ा पर्व है हमारा दिवाली। तो आपको मेरी ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं, आज हम केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान में जैव अणु पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैव अणु केमिस्ट्री का बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन कहलाता है। क्योंकि हम जो जीव देख रहे हैं उसमें छोटे छोटे ऐसे केमिकल फॉर्मूले हैं जो हमारे शरीर की रचना करने में हेल्प करते हैं। तो केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे अणु हैं जो हमारे लिए जानकारी आवश्यक रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम जैव अणु के बारे में और उसके महत्वपूर्ण 5 उत्तरों को या 6 उत्तरों को हम इस वीडियोज़ में जानेंगे। आगे के जो 5 या 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में डालूँगी, क्योंकि इतने ही केवल इम्पॉर्टेंट हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। मैंने केवल उतने ही क्वेश्चन को आपको डिफ़ाइन करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आगे की प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इसके कार्य बताना है। तो जो न्यूक्लिक अम्ल हैं एक महत्वपूर्ण जैव अणु है। तो आपको याद रखना है कि जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो क्या हैं, महत्वपूर्ण जैव अणु हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हैं। जो जीवित यानी जितनी भी जीवित सेल्स हैं उनके केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमोसोम्स के रूप में पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। तो हमेशा याद रखना है ये हमेशा जीवित सेल्स में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमोसोम्स की रचना होती है। अब याद रखना है कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए, आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन्स राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो बायो वालों को लगभग मालूम ही रहता है क्योंकि उनने पढ़ा हुआ रहता है। पर मैथ्स क्लास में जो केमिस्ट्री में ये नहीं होता है, तो इसीलिए मैं उसका फुल फॉर्म भी बता रही हूँ, क्योंकि कई बार केमिस्ट्री में डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो याद रखिए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म है। तो आइए अब देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल के क्या कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है द्विगुणन या प्रतिलिपिकरण का कार्य करते हैं। प्रतिलिपिकरण का कार्य करने का अर्थ होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का जो कैरेक्टरों का जाने का जो गुण है वो प्रतिलिपिकरण के कारण ही संभव होता है। तो द्विगुणन या प्रतिलिपि जब प्रोसेस होती है तो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। दूसरा पॉइंट करता है प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले आपको यही बात याद रखनी है कि न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा पॉइंट यह कहता है यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित करने का कार्य करते हैं। तो आनुवांशिक सूचनाओं का अर्थ होता है जो पीढ़ी में गुण हैं वो सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य, सूचित करने का कार्य या रूपांतरित करने का कार्य भी करते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो आपको एग्ज़ाम में 2 कार्य पूछा जाता है, मैंने 3 इसलिए कि आपको जो इजी वे में बन जाते हैं आप उनके कार्य को लिखिएगा। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोलता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है और प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जाता है मोस्टली। तो देखिए, जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है अथवा सांद्र या अम्ल विलयन के साथ क्रिया कराई जा रही है, तो क्रिया कराने से उनकी जैविक सक्रियता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है और यह अविलेय होकर स्कंदित हो जाते हैं। तो वो स्कंदन की जो प्रक्रिया है वो प्रोटीन का क्या कहलाता है? विकृतीकरण कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे ही प्रोटीन को गर्म करते हैं या सांद्र अम्लीय विलयन के साथ क्या करा रहे हैं? क्रिया करा रहे हैं, तो उसकी जैविक सक्रियता जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, कम हो जाती है। और यह अविलेय होकर कैसे हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। अब आपको प्रश्न में पूछा गया था कि प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग बताना है, तो आप याद रखिए, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग पहला है क्वाशियोरकर, दूसरा है एनीमिया। तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाले क्या हैं? रोग हैं। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। हमारा 3rd प्रश्न बतलाता है पेप्टाइड बंध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस चैप्टर में मैंने जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्न को एक्सप्लेन किया है। तो पेप्टाइड बंध उदाहरण देना है। तो पेप्टाइड बंध एमिनो एसिड और कार्बोक्सिलिक समूह, यानी याद रखना पेप्टाइड बंध कब बनेगा? जब एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह जो होते हैं। तो यदि पहला ग्रुप और 2 ग्रुप यानी क्या होते हैं? दोनों ही सिमिलर मॉलिक्यूल्स लेते हैं, पर जो एल्केन में R1 और R2 जो रहते हैं वो 2 समूह हैं, जिससे आपको क्लियर हो कि वो 2 हैं। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में क्रिया करते हैं और उसमें से जल का एक अणु निकल जाता है, तब उनके बीच जो बनने वाला बंध होता है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बंध। और ये एमिनो एसिड जो हैं उनके बीच जो रासायनिक बंधन होता है वह एक सहसंयोजी बंधन होता है। तो आइए हम जानेंगे कि किस तरह से प्रक्रिया होती है और पेप्टाइड बंध बनता है। आप देखिए, एक एमिनो एसिड किस तरह से आपस में जुड़ा है। तो आपको याद रखना है फॉर्मूले को कि कार्बन के साथ R1 जुड़ा हुआ है, दूसरा सेम स्ट्रक्चर है पर वहाँ R2 है, NH2 है और COOH है, यानी एक एमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये आपस में क्रिया कर रहे हैं और जल का एक अणु आप देख रहे हैं बॉक्स बना हुआ है, निकल रहा है जल का मॉलिक्यूल्स और ये आपस में जुड़ेंगे। तो जिस बंध के द्वारा जुड़ेंगे उस बंध को ही हम कहेंगे पेप्टाइड बंध। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है तो दूसरा फॉर्मूला बनाते बनेगा। सिर्फ आपको याद रखना जल का मॉलिक्यूल्स निकला और किस तरह से ये आपस में कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमिनो समूह आपस में जुड़ते हैं। आइए देखेंगे जुड़ी हुई श्रृंखला के बाद बनने वाला पेप्टाइड बंध कैसे बना। आप देखिए H2O का मॉलिक्यूल्स निकला हुआ है और आप एरो चिन्ह के द्वारा समझ ही रहे होंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध बना वो कहला रहा है पेप्टाइड बंध। दोनों सेम फॉर्मूले हैं R1 और R2 के, दोनों के साथ NH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक H दूसरे ग्रुप का और एक H और O ग्रुप पहले ग्रुप का निकल जाता है और H2O बना लेता है।
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध बना वो कहलाता है पेप्टाइड बंध। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया हुई संपन्न वो रासायनिक बंध कहलाता है और एक सहसंयोजी बंध बना। तो आपको ये याद रखना है। आइए अब हम जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल की परिभाषा। तो देखिए, आवश्यक अमीनो अम्ल का मतलब ये होता है कि जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता, हमारे लिए आवश्यक है पर हमारा शरीर जो है इसका सिंथेसिस, इसका निर्माण नहीं करता है। हम इसे आहार के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आहार का मतलब है ये हमारे शरीर के अंदर नहीं बन रहे हैं पर बहुत ही आवश्यक हैं। हम इन्हें बाहर से फल, फूल और भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। जैसे बैलिन, आइसोल्यूमिन, सिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन। ये जो अम्ल हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि ये हमारी पाचन क्रिया और अन्य क्रियाओं में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये थे हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल। आइए जानेंगे अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं। वे अमीनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर बनाता है। आपने पहले देखा था हमारा शरीर नहीं बना रहा था, बाहर से आहार में ग्रहण किया, पर इसे हमारा शरीर बना रहा है। तो वो है ग्लूसेन, एलानिन, ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिन और सेरिन। इन्हें हमारा शरीर सिंथेसिस करने में, निर्माण करने में सहायता करता है, क्योंकि ये अन्य क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक होते हैं। तो ये है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न कह रहा है हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता। तो आप याद रखिए, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो जल में विलय हो जाता है, जल से क्रिया करके पूर्ण रूप से उसमें विलय हो जाता है और घुल जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर भी जल उपस्थित है। ये विटामिन सी जैसे ही जल से क्रिया करता है और विलय हो जाता है और यूरिन के रूप में हमारे शरीर से क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो विटामिन सी जल में विलय होता है और यह शीघ्र यूरिन के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता। तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर। आइए जानेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए आरएनए में अंतर। ध्यान से समझें। पहला अंतर कहता है डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। जब आप पिक्चर्स देखेंगे उसमें समझ में आएगा कि डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स संरचना का बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। दोनों तरफ रिबन के समान जो कुंडलित रचना होती है वो डीएनए की होती है, और जो सिंगल होगी, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होगा, वो कहलाएगा आरएनए। अब जो डीएनए है उसमें जो शर्करा पाई जाएगी वो कहलाती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। और जब हम आरएनए में देखते हैं तो आरएनए में हमेशा याद रखिए जो पाई जाने वाली जो शर्करा है वो कहलाती है राइबोस शर्करा। और हम डीएनए में देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो हैं AGCT। आपको ये शॉर्ट में ही याद करना है, इनके फुल नाम बताती हूँ आपको। एडेनिन, ग्वानिन, C साइटोसिन, T थायमिन। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अगर हम आरएनए में देखें तो AGC तो सिमिलर हैं, डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में थायमिन की प्लेस पे यूरेसिल होता है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो ये जो 3 अंतर हैं
पहला पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो पहली जो अंतर है कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बने हैं। ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा को व्यक्त करते हैं और इनका नाइट्रोजनी क्षारक जो होता है वो AGCT होता है। आरएनए में सिंगल बना होता है श्रृंखला से, राइबोस शर्करा होती है और इनमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो ये याद रखना है। अब हम जानेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में समझाया था, डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। हम 5th पॉइंट में देखेंगे डीएनए में स्व-द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि द्विगुणन की क्षमता नहीं होती तो जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं वो पीढ़ी में नहीं जाते। तो डीएनए में स्व-द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। पर आरएनए जो है, उस आरएनए में डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनते हैं ये आरएनए। तो ये याद रखना है, डीएनए स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है। डीएनए जो है उसकी सिंगल संरचना बनी, उसके बाद डबल बनती है, यानी ये रेप्लिकेशन की क्रिया, प्रतिकृति की क्रिया जो होती है, प्रतिकृतिकरण की जो क्रिया होती है वो डीएनए में होती है। आरएनए में डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन द्वारा आरएनए बनते हैं। लास्ट 6वां पॉइंट बोलता है यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो आपको याद रखना है डीएनए किस में पाए जाने वाला पदार्थ है, आनुवांशिक जो गुणसूत्र है उनमें पाए जाने वाला पदार्थ है, जो आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। और आरएनए जो है ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो इस प्रकार ये है डीएनए और आरएनए का आपने डिफरेंट जाना। अब हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर भी। ये देखिए आरएनए और डीएनए, जब हम आरएनए देखते हैं तो उसमें सिंगल हेलिक्स संरचना है और डीएनए में डबल हेलिक्स संरचना है। आप आरएनए में देख रहे हैं जो क्षारक हैं वो भी हैं और डीएनए में भी क्षारक हैं, पर क्षारक में सिर्फ एक ही क्रम है, थाइमिन और यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल होगा और उनमें डीएनए में थाइमिन होगा। तो डबल हेलिक्स संरचना जब भी व्यक्त करे तो आपको याद रखना डीएनए, और सिंगल व्यक्त करे तो आरएनए। इस प्रकार ये डीएनए आरएनए की संरचना है। आपको जूम करके इस संरचना को समझना है। आपको पेपर में मोस्टली जो है अंतर ही आता है, स्ट्रक्चर सिंगल आपको बनाना है तो वो मैं एक दूसरे वीडियोस में आपको आप क्वेश्चन करके रिप्लाई कर सकते हैं कि हमें डीएनए का रेप्लिकेशन समझाइए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आपको इन अंतरों को लिखकर तैयार करना है, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं।